नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक, किस्त नंबर 26। ये क्या? अजलान के अचानक लाइट्स ऑफ करने पर जैनी हड़बड़ाते हुए फ़ौरन उठकर बैठ गई। क्या हम आज के लिए ये लाइट्स ऑफ कर सकते हैं? दरअसल ये लाइट्स मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। अजलान हमेशा इसके ख्याल से लाइट्स ऑन ही रखता था, हालांकि शादी से पहले वो सारी लाइट्स ऑफ करके ही सोता था, मगर आज अजलान के सर में दर्द की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द गहरी नींद सोकर इन टीसों से छुटकारा हासिल करना चाहता था। जी। जैनी ने हद दर्जा खुली आंखों समेत हकलाते लहजे में इजाज़त दे दी, क्योंकि वो अजलान की आंखों में हलकुरे खाता दर्द वाज़ह देख चुकी थी। अंधेरे से डरते कुछ पलों के लिए तो इसका वजूद सन्नाटों की जद में आ चुका था। ज़ैनब बेड पर चित लेटी अपने पिंक टेडी बेयर को थामे सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर अजलान की फ़िक्र इसे चैन की नींद सोने नहीं दे रही थी। वो अपना रुख मोड़े करवट के बल लेट गई, तभी इसे अजलान की तफक्कुर अमेज़ आवाज़ अपनी स्मातों में रस घोलती सुनाई दी। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूं। अजलान की नरम आवाज़ की बाज़गश्त ने इसे फिर से अजलान की तरफ रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं इन्हें कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं भी आधी पागल नहीं पूरी की पूरी पागल हूँ। बिना सोचे समझे इनके सर पर गुलदान से हमला कर दिया। ज़ैनब दिल ही दिल में खुद को कोसने में मसरूफ़ थी। उनके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेडिसिन भी तो नहीं ली इन्होंने। पता नहीं खुद को 30 मार खानी समझते हैं जो हर दर्द चुपचाप बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़ैनब गहरी सोचों के भंवर में फंस चुकी थी। इन्होंने मुझे हर प्रॉब्लम में संभाला, अब मुझे भी इनका ख्याल रखना चाहिए। ज़ैनब ने सोचते हुए अब की बार पिंक टेडी बेयर को थोड़ा साइड पर रख दिया। लेकिन अगर उन्होंने उस दिन की तरह फिर से मुझे डांट दिया तो? जैनी के दिमाग में उस दिन का वाक़या तेज़ी से गर्दिश करने लगा, जब अजलान ने मरहम पट्टी के लिए इसका बढ़ाया गया हाथ अपनी पेशानी से झटक कर फ़ौरन पीछे कर दिया था। ज़ैनब काफ़ी देर यूं ही शशोपंज की कैफियत में ही मुब्तला रही, मगर बिलाखिर इन सोचों से तंग आकर अपना सर नफ़ी में झटकती वापस उठ बैठी। कमरे में जलती वाहिद जर्द रंग की मदम सी रोशनी माहौल की ख्वाबनाकी में मुसलसल इजाफा कर रही थी। जैनी ने एक नज़र अजलान के वजूद पर डालते हुए अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा की और फिर हाथ बढ़ाकर अजलान के हाथ में मौजूद कुशन को इसके चेहरे से पीछे हटा दिया। क्या हुआ? ज़ैनब की जसारत पर अजलान अपनी हैरत पर काबू ना रख पाया। मैं जैनी इसके रद्दअमल से डरते कुछ सही से बोल ही नहीं पा रही थी। आपको अंधेरे से डर लग रहा है? अजलान ने जैनी को लब कुचलते देख खुद से अंदाज़ा लगाया। इट्स ओके, आप अपनी तरफ की लाइट्स ऑन कर ले, मैं वैसे ही सो जाऊंगा। अजलान ने धीमे लहजे में गोया होने के बाद कुशन उठाया और फिर से वापस अपने चेहरे पर टिका लिया। जैनी अपनी इस्तफसारिया निगाहें अजलान के चेहरे पर जमाए पेशानी को धीरे से मसल रही थी। वक्त तेज़ी से सिरक कर बीत रहा था। अब क्या हुआ? जैनी ने कपकपाते हाथों से दोबारा कुशन हटाया तो अजलान की आंखें जर्द रोशनी के बायस चंद पलों के लिए चंदिहा सी गईं। रोशनी से मानूस होते ही अजलान ज़ैनब को खुमार आलूद निगाहों से देखते नरम लहजे में गोया हुआ। जैनी इसकी बात का जवाब देने की बजाय अजलान के थोड़ा करीब खिसकी और अपने नरमदाज हाथों से इसका सर दबाने लगी। अजलान की आंखें बेख्तियार हैरत के मारे पूरी की पूरी खुल गईं। लब तो गोया अध खुले ही रह गए। नहीं ज़ैनब, इसकी ज़रूरत नहीं, आप सो जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजलान ने अपनी हैरत पर बमुश्किल काबू पाते इसका हाथ अपनी पुरहिद्दत पेशानी पर से हटाना चाहा। अभी तो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाद में आखिरत वाले दिन मुझे पकड़ लेंगे और कहेंगे इस लड़की ने मुझे गुलदान से मारा, उसी की वजह से सारी रात मेरे सर में दर्द होता रहा और फिर आपकी वजह से क़यामत के दिन मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे। ज़ैनी अजलान का हाथ पीछे हटाती फिर से इसका सर दबाने लगी। इसके खदशात और मासूम जवाब पर अजलान धीमे से मुस्कुराए बिना रह ना सका। मैंने तो ऐसे ही आपको कह दिया था, आपके हमले की वजह से सर में दर्द नहीं हो रहा, वो तो आजकल रूटीन कुछ ज़्यादा हेक्टिक हो गई इसलिए दर्द हो रहा है। आप परेशान नहीं हो प्लीज़। अगर आप इस वजह से मेरा सर दबा रही हैं तो ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, आप बेफिक्र रहें। जैनी के नरम हाथों के लमस ने इसके रगो पैर में एक सुकून सरायत कर दिया था। इसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अजलान को अपने सर का दर्द गायब होता महसूस हो रहा था। ज़ैनब, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। अजलान नीम गुनूदगी में गोया होने के बाद पेशानी पर रखे गए जैनी के हाथ को थामे वहीं गहरी नींद सो गया। जैनी अपने हाथ पर अजलान के मजबूत हाथ की गिरफ्त महसूस करते अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालने की तगोदो में लग गई।
जैनी ने इसकी नींद खराब होने के डर से इसकी पेशानी पर रखे हाथ को वापस खींचना मुनासिब ना समझा। कुछ ही देर बाद वो खुद भी बैठे बैठे बेड के साथ टेक लगाए नींद की हसीन वादियों में डूब गई। आसमान पर चमकता और आंखों को खैरा करता चांद इन दोनों के इस खूबसूरत रिश्ते पर आस्तगी से मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया था। प्रीशा इस वक्त घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। जामन भाई और शीज़ा भाभी किसी कॉलेज की दावत में शिरकत के लिए घर से बाहर थे। उन्होंने कितनी बार प्रीशा को अपने साथ जाने का कहा, मगर इसने जाने से साफ मना कर दिया। पहले पहल जामन भाई अक्सर तकरीबात में शिरकत के लिए प्रीशा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते थे। वहाँ वो हमेशा इसे अपने साथ ही लगाए रखते थे। यही वजह थी कि शीज़ा भाभी इससे थोड़ा दूर दूर रहने लगी थी। हर जगह अपने साथ साथ प्रीशा की मौजूदगी इन्हें बुरी तरह खटकती थी। वो ज़ुबान से तो कुछ ना कहती, मगर उनकी पुरतपिश निगाहों का सबब प्रीशा जैसी हसास लड़की फ़ौरन समझ जाया करती थी। आज भी वो इसी सोच के ज़ेर असर घर पर रुक गई। पहले तो इसने एक किताब को वक्त गुजारी का ज़रिया बनाया, मगर फिर जल्द ही तन्हाई से बेजार होती अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर सलीके से सेट करने लगी। अभी से कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक फ़ोन की ज़ोर आवर घंटी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो हाथ में मौजूद हैंगर्स को वापस बेड पर रखती साइड टेबल पर से मोबाइल उठाकर इसकी स्क्रीन को देखने लगी। स्क्रीन पर चमकते वलीद के नाम को देखकर इसकी आंखें हैरत के मारे अपना हुजम मज़ीद फैला गईं। इसके देखते ही देखते फ़ोन की घंटी बज बज कर बंद हो गई। स्क्रीन को बंद होते देख इसका रुका सांस बहाल हुआ ही था कि वलीद का फिर से फ़ोन आते देख इसके बढ़ते कदमों को फ़ौरन ब्रेक लग गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने यस का बटन दबाया था कि इसे अपनी समातों में वलीद का नरूठा सा लहजा सुनाई दिया। वालेकुम अस्सलाम। प्रीशा के लबों से धीमी सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई थी। कैसी हैं आप? वलीद के बेतासुर लहजे पर प्रीशा के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया नज़र आने लगे। जी मैं ठीक हूँ। प्रीशा ने अकलाने के अंदाज में गोया होते निचला लब बेसाता दांतों तले कुचल दिया। मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा आपने तो पूछना नहीं, इसलिए खुद ही बता दिया। अब की बार वलीद बमुश्किल लहजे की संजीदगी को बरकरार रख पाया। इसके होंठों पर हंसी की रमक वाज़िया नज़र आने लगी थी। प्रीशा को तंग करने के लिए इसने जानबूझकर अपने लहजे को भी अच्छा खासा संजीदा बना रखा था। वो मैं पूछने ही लगी थी कि आप। प्रीशा ने मिनमिनाने के अंदाज में वजाहत देना चाहिए। आपके कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वलीद ने गंभीर लहजे में कहने के बाद हंसी दबाने की खातर बायां हाथ बाकायदा अपने मुंह पर रख लिया। प्रीशा को इस कदर घबराते देख वलीद को अपने अंदर हंसी के शरारे फूटते महसूस हो रहे थे। इसका दिल शिद्दत से एक तमन्ना कर रहा था, काश प्रीशा इस वक्त इसके सामने होती तो उसे उसका ये मुनफरिद रूप देखने का एक अलग ही मज़ा आना था। नहीं, मेरा मतलब मैं तो। प्रीशा तकरीबन रोने वाली होगी तभी इसे फ़ोन के स्पीकर से वलीद का जानदार कहका सुनाई दिया। इसके ठहरे आंसू मोतियों की मांद रुखसारों पर बह निकले। हाँ यार प्रीशा, आप मुझे हर बार मायूस कर देती हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब आप मुझसे बिना किसी डर और बिना किसी हिचकिचाहट के बात करेंगी। वलीद हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रखते इस्तफसारिया अंदाज में गोया हुआ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जैनी को बताऊंगी आप मुझे बिला वजह डराते रहते हैं। प्रीशा के शिकायती अंदाज पर वलीद के लबों पर बेसाख्ता गहरी मुस्कुराहट अपनी जगह बना गई थी। यार मैं मजाक कर रहा था, आप तो कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गई हैं। प्लीज़ प्रीशा, रोना तो बंद करें। प्रीशा को इसका मजाक समझ में आया तो अपना ज़बत खोते वहीं खड़े खड़े हिचकियों समेत रोने लगी। अब की बार वलीद को अपना मजाक महंगा पड़ता महसूस हुआ। प्रीशा, अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त आपके घर पहुंचकर खुद आपको चुप करवाऊंगा। वलीद ने अब की बार थोड़ा संजीदा लहजा अपनाया। नहीं प्लीज़, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्रीशा ने डरते हुए अपने बहते आंसुओं को फ़ौरन हथेली से साफ कर दिया। मुबादा वलीद इसे चुप करवाने के लिए सच में इधर ही ना पहुंच जाए। अगर अब आप रिलैक्स हैं तो केयरफुली मेरी पूरी बात सुनेंगी, ओके? कुछ लम्हे खामोशी की नज़र बीत गए तो वलीद ने दो टोक लहजा अपनाते फिर से बात का आगाज़ किया। जी। प्रीशा के लबों ने हल्की सी जंबिश करते बमुश्किल दो हरफी जवाब दिया। प्रीशा, मैं दिल से चाहता हूँ आप मुझसे तो क्या किसी से भी डरना छोड़ दें। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग लड़की के तौर पर देखना चाहता हूँ जो बिना किसी डर के मुझसे आराम से बात कर सके। आप हमेशा इतनी डरी सहमी रहती हैं, इसीलिए लोग इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी आता आपको बात सुनाकर चला जाता है और आप उनकी किसी बात का कोई जवाब दिए बिना चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं। वलीद के लबों ने गहरा सांस फिज़ा में खारिज किया। प्रीशा गुमगू कैफियत में गिरी अपनी ज़िंदगी की किताब के मुख्तलिफ सफ़ात आज वलीद की ज़ुबानी सुन रही थी। आज इसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था क्योंकि इसके मुस्तकबिल का हम सफ़र वलीद इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा जानने लगा था।
प्रीशा, आप अच्छी तरह जानती हैं मेरे माँ बाप जैनी समेत सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरे नज़दीक दोस्ती बहुत अहमियत रखती है प्रीशा। मैं किसी भी नए रिश्ते में बंधने से पहले इसमें दोस्ती जैसा मजबूत रिश्ता बनाने का कायल हूँ, ताकि मुकाबले एक दोस्त की तरह मुझसे अपना हर गम और खुशी बिला झिझक शेयर कर सके। मुझे ये रवायती शौहरों और बीवियों वाले तकल्लुफ़ात अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं चाहिए। मैं ताउम्र एक अच्छे दोस्त की तरह आपके साथ हर दुख और सुख में खड़ा होना चाहता हूँ। इसीलिए अब आप हर रिश्ते को पसे-पुश रख कर बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करेंगी। प्रीशा की पूर्णम आंखें खुशी के मारे डबडबाने लगी थी। वलीद के लबों से निकलते अल्फाज शहद की मांद इसके अंदर तक चाशनी घोल रहे थे। और मैं चाहता हूँ आपके चेहरे पर तूबा जैसी खुशी हर दम कायम रहे। वलीद तफक्कुर अमेज़ तासरात समेत प्रीशा से अपने दिल की हर बात शेयर कर रहा था, जब भी प्रीशा वलीद के लबों से निस्वानी नाम सुनकर एकदम ठठक सी गई। ये तूबा कौन है? प्रीशा के सवालिया अंदाज ने वलीद की बात बीच में ही उचक ली। ओ माई गॉड, रियली प्रीशा, आप मुझसे तूबा की बाबत पूछ रही हैं? वलीद बेसाख्ता कहका लगाकर हंस दिया। तूबा के नाम पर प्रीशा की रंगत मुतगय्यर ज़दा महसूस हुई। चमकती आंखों में जलन के आसार नुमायाँ नजर आने लगे। तो मैं नहीं पूछ सकती क्या? प्रीशा का सुलगता अंदाज और वलीद के जानदार कहके का इम्तजाज एक खूबसूरत कैफियत को जन्म दे चुका था। यू फील जेलस प्रीशा? हाँ, रियली सॉरी यार, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। यू टेल मी व्हाट शुड आई डू? प्रीशा का मुंह गुस्से के मारे फूल चुका था, जबकि वलीद बेड पर डहते अपने अंदर उमड़ते हंसी के तूफान को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है, और मैं क्यों जेलस होंगी भला? मैंने तो बस तूबा के बारे में सरसरी सा पूछा है। प्रीशा साफ मुकर तो गई, मगर इसकी ज़ुबान हकलाते हुए इसके झूठ का साथ नहीं दे रही थी। यू आर सो इनोसेंट प्रीशा। यार, ये कोई लड़की नहीं है। तूबा तो एक ऐसी खुशगवार कैफियत का नाम है जिसमें इंसान के दिल के अलावा इसके दीगर अज़ा भी मुस्कुरा उठें, जैसे कि खुशी में चेहरे का खिल जाना वगैरह वगैरह। वलीद ने गंभीर लहजा अपनाते इसे रसान से समझाया। आप पता नहीं क्या समझी थी। प्रीशा ने खुजल भरे अंदाज में अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा ली। यार, इस टाइम आपका चेहरा देखने का शिद्दत से दिल चाह रहा है। मैं देखना चाहता हूँ आपके चेहरे पर जेलसी के रंग कैसे लगते हैं। वलीद इसकी घबराहट से महफूज होते इसकी मज़ीद टांग खींच रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कोई जलस वलस नहीं हो रही। प्रीशा ने लाल टमाटर चेहरे की रंगत समेत गोया होते फ़ोन वापस डिस्कनेक्ट कर दिया। उफ यार, वलीद के लबों से तूबा का नाम सुनकर मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा था? मैं पागल हो गई हूँ शायद। प्रीशा अपनी पेशानी पर हाथ रखते खुद को कोसती फिर से अलमारी में मौजूद कपड़े तरतीब से रखने लगी। वलीद अब मुस्कुराते हुए प्रीशा और अपनी एंगेजमेंट की तस्वीरें देखने लगा, जिसमें वो दोनों एक साथ बैठे चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। प्रीशा वलीद की इस मैनी खेज धीमी सरगोशी पर सटपटाते हुए अपना झुका सर उठाकर इसे देख ही रही थी, तभी सामने खड़े फोटोग्राफर ने यह हसीन मंजर फ़ौरन अपने कैमरे में महफूज कर लिया। वलीद को ये तस्वीर बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस तस्वीर को हमेशा मोबाइल के फ्रंट पेज पर लगाए रखता था। तूबा, हा। ड्रेसिंग से कपड़े निकालते वलीद को फिर से अपनी समातों में प्रीशा का सुलगता लहजा सुनाई दिया, तो आहिस्तगी से मुस्कुराते नाफी में सर झटक गया। कमरे में वापस आते इसके चेहरे पर गहरी मुस्कान अपनी एक खूबसूरत जगह बना चुकी थी। तमाम क्लासेस अटेंड करने के बाद निगहत मैडम के फ़ोन पर ज़रार अपनी धीमी पुरवकार चाल समेत सीधा फ़ाइन आर्ट्स के ब्लॉक में ही आ गया। तभी इसकी निगाह सामने कॉरिडोर से इधर आती हया की तरफ उठ गई। शायद इसे भी निगहत मैडम ने ही फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। इन दोनों की निगाह एक पल के लिए आपस में टकराई ज़रूर थी, मगर वो इसे अक्सर नज़रअंदाज करते लंबे लंबे ढक भरती दाखिली दरवाज़ा अबूर करते हालनुमा कमरे के अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने मुझे बुलाया था? ज़रार की संजीदा आवाज़ पर सामने चेयर पर बैठी निगहत मैडम के अबरू बेसाख्ता ऊपर कोट गए। हाँ जी बिल्कुल, आओ बैठो आप दोनों, मैं आपको प्ले का सारा स्क्रिप्ट समझा देती हूँ। निगहत मैडम के इशारे पर बादल नाखस्ता हया को भी ज़रार के साथ वाली नशिस्त संभालनी पड़ी थी। मैडम ने फ़ाइल थामे ने स्क्रिप्ट समझाना शुरू कर दिया। इस प्ले में एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग आप दोनों के लिए। निगहत मैडम ने आहिस्तगी से मुस्कुराते आदतन अपना चश्मा दुरुस्त किया। वो क्या मैडम? हया की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ गई। मैंने इस स्क्रिप्ट में आप दोनों के रियल नेम ही एडिट कर दिए। अब आपको डायलॉग बोलने और इसे याद करने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। ज़रार के देखने पर हया ने फ़ौरन अपना रुख वापस निगहत मैडम की तरफ मोड़ लिया। अच्छा, आप लोग तब तक ये फ़ाइल रीड करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। निगहत मैडम ने इन्हें एक फ़ाइल थमाई और फिर खुद स्टेज की तरफ बढ़ते टेबल पर मौजूद कंप्यूटर पर एक ज़रूरी ईमेल सेंड करने लगी। क्या हुआ, आपको इतना नाराज़ किस बात पर हैं?
हया को चुप सादे फाइल पर झुका देख ज़रार से रहा ना गया, इसलिए अपना रुख बाकायदा इसी की तरफ मोड़े धीमे लहजे में इस्तफसार करने लगा। मैं और तुमसे नाराज़? ज़रा तुम ना शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी नाराज़ उनसे हुआ जाता है जिनको अपना समझते हैं। जिनको अपना नहीं समझते तो फिर उनसे नाराज़गी कैसी? हया ने तनक लहजा अपनाते इसे खरी खरी सुना दी, जबकि साथ वाली नशिस्त पर विराजमान ज़रार इसके मासूम अतराफ़ पर आहिस्तगी से मुस्कुराते नफ़ी में सर झटक गया।